जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ में अध्याय 6 ट्राइएंगल्स त्रिभुज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो जो आपको अध्याय 6 ट्राइएंगल्स दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, इसके बारे में हम सब बिल्कुल विधिवत तरीके से बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे। तो जो आपको अध्याय 6 ट्राइएंगल्स दिया गया है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 आपको देखिए दिया गया है त्रिभुज, अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइएंगल से कहा जाता है, अथवा देखिए समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्राइएंगल से कहते हैं। तो जो आप लोगों को देखिए अध्याय 6 दिया गया है, यह आपका नाम केवल त्रिभुज दिया गया है, ट्राइएंगल्स दिया गया है। लेकिन इसमें जो सवाल आपको दिए गए हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा जो आपको नियम दिए गए हैं वह समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्राइएंगल्स के दिए गए हैं। तो अध्याय का नाम देखिए त्रिभुज जरूर रखा है ट्राइएंगल, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें आपको पढ़नी है वह समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्राइएंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम इस पार्ट को इस तरीके से कह सकते हैं कि त्रिभुज जो आपका पार्ट ट्राइएंगल, इसको हम समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्राइएंगल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सूत्र है, जितने भी आपके प्रमेय है, जितने भी आपके नियम हैं, सब समरूप त्रिभुज के लगेंगे, और जितने भी आपको सवाल दिए गए हैं वह समरूप त्रिभुजों से संबंधित आपको दिए गए हैं। तो यह भले ही आपको अध्याय 6 त्रिभुज आपको ट्राइएंगल्स दिया है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है समरूप त्रिभुज के बारे में, सिमिलर ट्राइएंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं, इसमें एक एक चीजों को हम सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, सब चीजों को आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्राइएंगल्स, त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्राइएंगल्स के बारे में। तो ट्राइएंगल त्रिभुज क्या होता है, चलते हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपको त्रिभुज दिया गया है। अगर त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे तो इनमें आपको दो शब्द मिलेंगे। एक शब्द आपको देखिए त्रि मिलेगा, और दूसरा शब्द आप जानते हैं कि भुज मिलेगा आपको। त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब होता है भुजा। तो इनको मिला देंगे तो हो जाएगा आपका तीन भुजा। अगर दोनों को मिला दिया जाएगा तो मिल जाएगा आपका तीन भुजा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपको त्रिभुज दिया है, त्रिभुज आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और भुज। त्रि का मतलब तीन होता है, भुज का मतलब भुजा होता है, तीन भुजा आपका निकल के आएगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जो त्रिभुज आपको शब्द दिया है, इन्हीं शब्दों से आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यह त्रिभुज की परिभाषा रही। तो चलते ही हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरीके से हम देखिए आकृति अगर बना देते हैं, तो यह जानते हैं आपकी त्रिभुज है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ए बी सी बना है, यह एक त्रिभुज है। तो परिभाषा क्या निकल के आई कि तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा हो गई, या ट्राइएंगल्स की डिफिनीशन हो गई कि तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं,
हैं या तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यह आपका रहा त्रिभुज। यहाँ पर देखिए ए बी सी एक आपका क्या है, यह ट्राइएंगल है, एक यह त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में आप सीखे हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा आपको बताई गई कि तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं या तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। इसमें अगला पॉइंट देखेंगे तो आपको मिलेगा इसके बाद त्रिभुज का प्रतीक। तो त्रिभुज को देखिए कैसे आप प्रदर्शित करेंगे, त्रिभुज को आप कैसे दर्शाएंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो जो त्रिभुज का देखिए प्रतीक होता है इस तरीके से देखिए, अगर त्रिभुज के चिन्ह को हम बना दे, यही देखिए त्रिभुज का आपका प्रतीक होता है। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइएंगल कहते हैं। यह आपका ट्राइएंगल है, यह त्रिभुज आपका है। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपकी आकृति बनी है इसी को ट्राइएंगल कहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं जैसे देखिए यहाँ पर एक चित्र हम अगर बना दें तो यहाँ पर देखिए आपका ए बी सी, तो इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी या ट्राइएंगल ए बी सी। तो इस तरीके से देखिए लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो यह प्रतीक आपका होता है, यह जो सिंबल होता है, इस सिंबल के द्वारा जो ट्राइएंगल त्रिभुज होता है उसको देखिए दर्शाया जाता है। तो त्रिभुज के बारे में आप सीखे, त्रिभुज के प्रतीक के बारे में सीखे। तो जो अगर त्रिभुज के प्रतीक की बात किया जाए कि त्रिभुज को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं या त्रिभुज को किससे हम डिनोट करते हैं, तो वह देखिए यह सिंबल आपका होता है। तो त्रिभुज का जो प्रतीक होता है या त्रिभुज को जानते हैं कि जो प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं या त्रिभुज को जो रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है वह इस चिन्ह से देखिए प्रदर्शित करते हैं। तो इसको देखिए अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो चाहे हम करें इसे देखिए डिनोट कहें या इसी को हम लोग रिप्रेजेंट भी कहते हैं। तो चाहे हम कहें रिप्रेजेंट करना या इसी को देखिए हिंदी में कहते हैं प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना या इसी को कहते हैं हम व्यक्त करना या इसी को कहते हैं हम लोग दिखाना। जो आपका देखिए त्रिभुज होता है, ये देखिए त्रिभुज का आपका प्रतीक हो गया। तो इससे आपको देखिए त्रिभुज को आपको क्या करना है, डिनोट करना है या रिप्रेजेंट करना है या प्रदर्शित करना है या व्यक्त करना या दिखाना है। तो यह सिंबल आप ट्राइएंगल होता है, यह त्रिभुज का प्रतीक होता है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABC लिख के हम दिखा दिए। तो त्रिभुज के प्रतीक के बारे में आपको बता दिया गया, इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद देखिए त्रिभुज की विशेषताएं हैं। तो त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में सीखेंगे। इनकी विशेषताएं जो दी गई हैं, एक एक विशेषताओं के बारे में आप बढ़िया से सीखेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में सीखेंगे। त्रिभुज के देखिए अंग क्या होते हैं, जानते कि जो भुजा होती है और कोण होती है वह त्रिभुज के क्या होते हैं, अंग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम एक त्रिभुज आपको बना के इसके बाद सब चीजें स्पष्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम आपको बना देते हैं, यह एक त्रिभुज आपका है। तो यहाँ पर देखिए यह एक त्रिभुज आपको दिया गया, नामकरण कर देते हैं ABC। यहाँ पर यह एक त्रिभुज आपको दिया गया है। तो चलते हैं अब यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज की विशेषताएं हैं इनको देखिए हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। यह अभी आप बाद में सीख लेंगे। तो चलते हैं एक एक चीजों को हम स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हम आपको बना देते हैं। यह देखिए एक त्रिभुज आपका ABC है।
अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज की विशेषताएं में देखिए पहली विशेषता होती है कि जो त्रिभुज के अंग होते हैं भुजा और कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जानते हैं कि त्रिभुज की आपकी भुजाएं दी गई हैं। तो त्रिभुज जानते हैं कि जिन रेखाओं से बनते हैं उन्हें त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको AB दी गई है, BC आपको दी गई है और CA जो आपको दिया गया है यह त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। तो त्रिभुज जिन रेखाओं के द्वारा बनता है उन रेखाओं को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। तो यह त्रिभुज की आपकी भुजाएं हैं। तो कुल कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। और इस त्रिभुज में देखिए यह आपका कोण बन रहा है। तो कोण A, कोण B, कोण C बन रहा है। तो आप जानते हैं कि दो रेखाओं के मिलने से इनके बीच जो झुकाव बनता है उसे हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो रेखाएं आपकी मिल रही हैं तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा यह कोण होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे दो रेखाएं आपकी मिल रही हैं, इनके बीच जो झुकाव बनेगा कोण हो जाएगा। यहाँ पर भी दो रेखाएं आपको एक दूसरे को देखिए प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनके बीच में जो झुकाव बनेगा उसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो दो रेखाओं के मिलने से उनके बीच जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। तो इसमें देखेंगे आपके 3 कोण हैं और देखिए 3 भुजा है। यही जानते हैं कि 3 कोण और 3 भुजा मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं, यही त्रिभुज के अंग होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं और जो कोण होते हैं उन्हें त्रिभुज के अंग कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा त्रिभुज के अंग किसे कहते हैं तो आप कहेंगे त्रिभुज में भुजाओं एवं कोणों को त्रिभुज के अंग कहते हैं। तो जो त्रिभुज आपका देखिए ABC दिया गया है इनमें देखिए आपकी 3 भुजाएं दी गई हैं और यहाँ पर 3 कोण दिए गए हैं। इन्हीं 3 भुजाओं एवं 3 कोणों को त्रिभुज के हम अंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंग में क्या क्या शामिल होते हैं? भुजा और कोण शामिल होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में जो त्रिभुज के अंग होते हैं वह भुजाएं एवं कोण होती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 3 भुजा और 3 कोण, कुल अंग बराबर आपको 6 दिया गया है। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं। तो इन्हीं 3 भुजाओं एवं 3 कोणों को मिलाकर त्रिभुज के अंग बनते हैं। तो त्रिभुज के कुल अंग कितने होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं और इसमें कुल अंग कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो किसी भी त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। वह क्या क्या होते हैं? 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजा और 3 कोण मिलकर आप जानते हैं कि कुल अंग आपके 6 तैयार हो जाते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 6 अंग होते हैं जिसमें से 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी त्रिभुज में कितने अंग होते हैं तो आप बताएंगे किसी भी त्रिभुज में कुल 6 अंग होते हैं जिसमें से 3 भुजाएं एवं 3 कोण होते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट देखिए आपको दिया गया है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर देखिए कोई भी त्रिभुज आपको दिया गया है तो उस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज की यह विशेषता होती है कि अगर त्रिभुज में देखिए 3 कोण आपको ABC दिए गए हैं तो इन तीनों कोणों को अगर जोड़ा जाएगा कोण A धन कोण B धन कोण आपका C बराबर 180 अंश के हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल मतलब जो यह अंदर के कोण आपके होते हैं तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह सीखे आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 3 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है
कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल जो होता है 360 अंश होता है। इसको भी आप ध्यान देंगे कि अगर त्रिभुज में जो आपके बाह्य कोण बनते हैं, मतलब त्रिभुज में जो बाहर के कोण आपके बनते हैं, इन बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। कोई भी देखिए आकृति आपको दी रहे, अगर हम बाहर साइड से अगर पूछे कि कितने अंश का कोण बनेगा, तो 360 अंश का ही कोण बनेगा। क्यों बनेगा? इसका रीजन होता है, तो चलते हम आपको बताते हैं। आप जानते हैं अगर हम कोण की बात करें तो किसी भी समतल पर, अगर हम कोण की बात करें तो किसी भी समतल पर जानते हैं कि 360 अंश का कोण बनता है। अगर कोई भी आपको समतल दिया है, उस समतल पर अगर आप कोण बनाएंगे, अगर कोण को प्रदर्शित किया जाए तो टोटल आपके 360 अंश के ही कोण बनेंगे। तो वास्तविक रूप में सही तरीके से अगर किसी भी समतल पर कोण बनाना हो तो 360 अंश तक के कोण बन पाएंगे। तो इसका मतलब बाहर से जितने कोण आपके बनेंगे, सभी दिशाओं से मिलाकर या चारों ओर से मिलाकर कह दिया जाए तो 360 अंश के कोण बनेंगे, क्योंकि किसी भी समतल पर 360 अंश के ही कोण बनते हैं। तो इसका मतलब जब यह एक राउंड आपका पूरा करेगा तो आप जानते हैं कि 360 अंश का कोण बन जाएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जब किसी भी समतल पर संपूर्ण कोण 360 अंश के ही होते हैं, मतलब किसी भी समतल पर 360 अंश के कोण ही बन पाते हैं, ये वास्तविक कोण होते हैं। इनको दिखाया जा सकता है, इनको बनाया जा सकता है। 360 अंश से अधिक जो कोण होते हैं वह काल्पनिक कोण होते हैं, उन्हें किसी भी समतल पर आप नहीं बना पाएंगे, किसी भी समतल पर आप नहीं दर्शा पाएंगे। उनको जब भी आप दर्शाएंगे तो काल्पनिक रूप में दर्शाएंगे। इसलिए आप जानते हैं कि जितने भी आपके बाह्य कोण बनेंगे वह 360 अंश के बनेंगे। तो इसको आप ध्यान देंगे कि अगर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल पूछेगा तो 180 अंश, और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल पूछेगा तो 360 अंश। तो बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश, अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। तो इन दोनों चीजों पर आप ध्यान देंगे। इनमें गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, तो इनमें आपको गलती नहीं करना है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 अंश। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जब बाह्य कोण की बात करेंगे तो उस आकृति के चारों तरफ की हम बात करेंगे, और जब चारों तरफ की बात करेंगे तो एक समतल आपका तैयार होगा। तो किसी भी समतल पर चारों तरफ से कुल कितने अंश के कोण बनेंगे? 360 अंश के कोण बनेंगे। तो इसलिए त्रिभुज में बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। इसको ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट आपका दिया है कि 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 माध्यिका होती है। इनको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज अगर हम बना दे तो इस त्रिभुज का नाम अगर हम रख दे, यह त्रिभुज आपका देखिए ABC दिया गया है। इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में जानते हैं कि जो देखिए आपको AB दिया गया है और BC दिया गया है और CA दिया गया है। ये जानते हैं कि आपकी भुजाएं दी गई हैं। तो त्रिभुज जानते हैं कि जिन रेखाओं के द्वारा बनता है उन रेखाओं को भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 भुजा बनेगी, एक AB है, दूसरी BC है और तीसरी CA है। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। ये 3 भुजा आपकी होती है। तो किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। अब इसके बाद देखिए 3 कोण की बात कर रहा है। तो कोण किसे कहते हैं? 2 रेखाओं के मिलने से उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पर यह दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा इसी को कोण कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, इनके बीच जो झुकाव बनेगा इसी को कोण कहेंगे। यहाँ पर देखिए 2 रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, इनके बीच जो झुकाव बनेगा उसे कोण कहेंगे। तो 2 रेखाओं के मिलने से उनके बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कुल कितने कोण तैयार हो गए? 3 कोण तैयार हो गए। तो किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 कोण आपका हो गया।
शीर्ष किसे कहते हैं? दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो किसी आकृति में जब दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। किसी भी आकृति में दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बताया जाए तो यहाँ पर देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का शीर्ष कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि आपकी ये दो भुजाएं हैं तो इन दो भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यह है। इसमें देखेंगे यह दो भुजाएं हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु यह है। यह दो भुजाएं आपको दी गई हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु यह है। तो त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। तो यह त्रिभुज का आपका शीर्ष बन गया। तो त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष हो गए? 3 शीर्ष हो गए। तो 1 2 3, तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। अब इसके बाद माध्यिका की बात कर रहा है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं भी होती हैं। तो माध्यिका की परिभाषा दी जाती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब देखिए यह जो त्रिभुज का शीर्ष है, अगर इस शीर्ष से सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु हम मान लेते है, तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यह मध्य बिंदु हम मान लेते डी, मध्य बिंदु रहेगा तो यह दोनों हिस्सा क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। तो माध्यिका की परिभाषा दी जाती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज की माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर देखिए यह जो शीर्ष है, अगर यहाँ पर देखिए इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को इसको हम मिला देंगे, यह माध्यिका हो जाएगी। यह देखिए शीर्ष है, यह सम्मुख भुजा इसका यह मध्य बिंदु है, इसको अगर हम मिला देंगे तो यह त्रिभुज की माध्यिका हो जाएगी। यह देखिए शीर्ष है, यहाँ से इसको मिला देंगे, यह मध्य बिंदु मान लेते हैं तो डी हो गया, यह मान लीजिए ई हो जाएगा, यह मान लेते हैं आपका एफ हो जाएगा। तो यह माध्यिका आपकी हो गई। तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका आपकी खींच ली गई है। तो माध्यिका जो होती है वह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि परिभाषा ही होती है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका के बारे में आप सीखे। तो यहाँ पर देखिए किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 माध्यिका होती है। और यह क्या होती है इनके बारे में भी आप सीखे। तो त्रिभुज में आपकी 3 माध्यिकाएं होती हैं, और माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा को या सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए आपको दिया है, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज। जो त्रिभुज आपका देखिए होता है, यह सबसे कम भुजा वाला जानते हैं बहुभुज होता है। तो जो बहुभुज आपका देखिए स्टार्ट होता है, यह सबसे कम 3 भुजा से स्टार्ट होता है। तो इसलिए त्रिभुज को हम कहते हैं सबसे कम भुजा वाला बहुभुज। तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है। कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पर हम बिंदु बना ले, बिंदुओं के मिलने से रेखा बनती है। अगर इस तरीके से 2 रेखा होगी तो यह कोण आपका केवल बन पाएगा, और तीसरी रेखा इसे मिला देंगे तब क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका मतलब बहुभुज जो होती है यह जानते हैं कि बंद आकृति होती है, और अगर 2 रेखा को हम मिलाएंगे तो इनसे केवल कोण बन पाएगा,
कोई आकृति नहीं बन पाएगी। तो आकृति को बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब 3 भुजाओं को मिलाकर या 3 रेखाओं को मिलाकर एक बंद आकृति बनाई जा सकती है। तो जब बंद आकृति बनेगी वह बहुभुज होगा, तो सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है वह त्रिभुज होता है। तो अगर 1 नंबर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम भुजा वाला बहुभुज होता है त्रिभुज, क्योंकि सबसे कम भुजा में 3 भुजा को लेकर एक त्रिभुज आपका बनाया जा सकता है, यह एक बहुभुज आपका होता है। तो बहुभुज में सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है वह आपका त्रिभुज होता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको दिया है, 2 समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। बराबर होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है देखिए, 2 समांतर रेखाओं के मध्य, अगर देखिए 2 समांतर रेखाएं हम बना लें तो तब इसको देखिए समझेंगे। 2 समांतर रेखा की बात कर रहा है, तो देखिए यहां पर हम 2 समांतर रेखा खींच लेते हैं। यह 2 समांतर रेखा है, यह 2 समांतर रेखा है। अब इसमें देखिए 2 समांतर रेखाएं आपको दी गई हैं। 2 समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर, अगर देखिए इनमें हम एक ही आधार बना लेते हैं, यह मान लेते हैं कि एक ही आधार है, यह एक ही आधार, इसका नाम हम मान लेते दे देते हैं, इसका नाम BC दे देते हैं। यहां तक आपका एक ही आधार है, BC दे देते हैं। ठीक, अब देखिए जब यह एक ही आधार आपका BC है, तो इसमें देखिए कि अगर हम मान लीजिए कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, तो 2 समांतर रेखाओं के मध्य है, तो 2 समांतर रेखाओं के मध्य, अब इनके बीच देखिए इनकी ऊंचाई भी बराबर होगी, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, तो यह ऊंचाई भी क्या होगी, बराबर होगी। अब इनसे देखिए कि यह जो आधार आपको दिया गया है BC, यह आधार जो दिया गया है BC, यह आधार देखिए जो आपको BC दिया गया, आधार BC, अगर देखिए इन दोनों एक ही आधार पर अगर हम 2 त्रिभुज बना दे, तो एक त्रिभुज देखिए हम यह बना देते हैं, यह देखिए अगर हम यहां से एक त्रिभुज यह बना देते हैं, एक त्रिभुज मान लीजिए यह है ABC है, और देखिए एक दूसरा त्रिभुज देखिए यहीं से बना देते हैं, यह अगर यहीं से देखिए एक दूसरा त्रिभुज अगर हम बना देते हैं, यह त्रिभुज बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं DBC। तो इसमें देखिए कि जो आपका देखिए त्रिभुज आपका DBC है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये देखिए तो यहां पर नियम निकल के आ गया आपका कि 2 समांतर रेखाओं के मध्य है, यह देखिए 2 समांतर रेखाएं आपकी हैं, इनके मध्य इनके बीच, ठीक, एक ही आधार पर बने। अब देखिए एक ही आधार हम BC मान लिए, तो एक ही आधार पर बने समान ऊंचाई से
त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इनमें देखिए जो आपका त्रिभुज बन रहा है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। यह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वनडे एग्जाम में या जो नौकरी वाले एग्जाम होते हैं उनमें यह 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है बराबर, छोटा, बड़ा, इनमें से कोई नहीं, तो बराबर वाला आपका सही होता है। तो इसको ध्यान देंगे कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच समान ऊंचाई से समान आधार पर दो त्रिभुज अगर खींच दिए जाएंगे तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए यह दो आपकी रेखाएं खींच दी हैं समांतर और इनमें दो समान ऊंचाइयां आपकी हो जाएंगे। अगर देखिए इन ऊंचाइयों से समान ऊंचाइयों से अगर उसी आधार पर त्रिभुज बना दिया जाए, समान ऊंचाइयों के शीर्ष से अगर उसी आधार पर त्रिभुज बना दिया जाए तो एक त्रिभुज यह देखिए डीबीसी है, तो त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समान आधार पर माने जब दो समांतर रेखाओं के बीच समान ऊंचाई से समान त्रिभुज अगर बना दिए जाएंगे तो उन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते आपस में बराबर होते हैं। यही नियम आपका निकल के आता है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में समान ऊंचाई से समान आधार पर दो त्रिभुज अगर बना दिए जाएंगे तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये आपका नियम 7 रहा। तो इस तरीके से ये सब त्रिभुज की विशेषताएं रही। तो त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में आप सीखे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको दिया है त्रिभुज का अस्तित्व या त्रिभुज बनाने के प्रतिबंध। देखिए अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अगर आपको किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं का मान दे दे, उन तीनों मानों के आधार पर कैसे आप पता करेंगे कि त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो त्रिभुज के बनाने का नियम क्या होता है, त्रिभुज के अस्तित्व का नियम क्या होता है, अब इसको हम सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हेडिंग आपको दी गई है त्रिभुज का अस्तित्व या त्रिभुज बनाने के प्रतिबंध। नंबर 1, जब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक या बराबर होता है तो त्रिभुज बनता है। अगर देखिए कोई भी आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, अगर उन 3 भुजाओं में किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग अगर तीसरी से बड़ा रहे या तीसरी के बराबर रहे तो त्रिभुज आपका बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक या बराबर होता है तो त्रिभुज बनता है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आपको किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, तो इनमें 2 भुजाओं को आप जोड़िए तो 5, 6, 11, तो इनका देखिए 2 भुजाओं का योग तीसरी से क्या अधिक है। तो जब 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक रहे या इसके बराबर रहे तब त्रिभुज आपका बनेगा। तो इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनेगा, इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 6, 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 आपका देखिए 9 से अधिक है। तो जब 9 से अधिक है तो जब 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो या तीसरी भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज बन सकता है। तो यहाँ पर 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी से क्या है, बड़ा है, इसलिए इन भुजाओं के द्वारा भी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। इसमें देखेंगे आपको दिया है 6, 7, 8। तो यहाँ पर देखिए 2 छोटी भुजाएं आपको दी गई हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 13 आएगा और जानते हैं कि 8 से अधिक होता है 13। तो जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो या तीसरी भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज का
बनना संभव होता है तो इन भुजाओं से भी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। इसके बाद देखिए 10 दिया है, 13 दिया है, 16 दिया है, तो इनको जोड़ेंगे, 10 में 13 को जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, अधिक है। तो जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है या उसके बराबर होता है तो त्रिभुज बन सकता है। इसलिए इन भुजाओं से भी त्रिभुज का निर्माण क्या है, होगा। तो जब भी आपको 3 भुजा दे दे और आपसे पूछेगा कि बताइए इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है कि नहीं, अगर उनमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा रहे या तीसरी भुजा के बराबर रहे तो त्रिभुज का बनना संभव है, अर्थात उन भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है। तो इस नियम को सीखे तो त्रिभुज का अस्तित्व या त्रिभुज बनाने के प्रतिबंध है। अस्तित्व माने देखिए महत्व होता है और प्रतिबंध माने देखिए नियम होता है। तो त्रिभुज का अस्तित्व माने त्रिभुज का महत्व मतलब त्रिभुज बनेगा कब, तो ऐसी भुजा आपको दी रहे कि त्रिभुज बन सकता है। तो जब त्रिभुज बनेगा तभी उसका महत्व होगा, तभी उसका अस्तित्व होगा। और त्रिभुज बनाने के जो नियम होते हैं वो नियमों के आधार पर ही त्रिभुज का अस्तित्व हो सकता है। तो इसलिए तो पहला नियम आप सीखे कि जब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक या बराबर होता है तो त्रिभुज बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपको दिया है, जब त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है तो त्रिभुज बनता है और वह एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तब भी आपका त्रिभुज बनेगा, लेकिन तब समकोण त्रिभुज बनेगा। यह दूसरा जो प्रतिबंध होता है यह समकोण त्रिभुज बनाने का हो गया कि जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो तब त्रिभुज बनता है और वह समकोण त्रिभुज बनता है। ये आपका दूसरा नियम रहा। अब इसके बाद इसमें कुछ और चीजें आप सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा का वर्ग है तब समकोण त्रिभुज होगा। या इसी को हम कह सकते हैं यदि छोटी भुजा का वर्ग धन मझली भुजा का वर्ग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग तब समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या करना है कि जब आपको 3 भुजाएं दी रहे उनमें अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तब भी वह त्रिभुज बनेगा और तब समकोण त्रिभुज बनता है। यह समकोण त्रिभुज बनाने के आपके प्रतिबंध रहे तो इनके बारे में आप सीख चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यह देखिए आप जानते हैं कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज की देखिए भुजाएं आपकी फिक्स होती हैं, क्योंकि हर भुजा पर समकोण त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो समकोण त्रिभुज के नियम को फॉलो करने के लिए या समकोण त्रिभुज के नियम पर जो मान आपके निर्भर होते हैं वह मान आपके निश्चित होते हैं, उन मानों को आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो पाइथागोरस त्रिक होते हैं, तो जिन तीनों भुजाओं के द्वारा समकोण त्रिभुज बनता है उन तीनों भुजाओं को पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनाने वाली जो 3 भुजाएं होती हैं उन 3 भुजाओं के जो युग्म बनते हैं, मतलब जो आपका वह ट्रिपलेट बनता है, वह जो त्रिक समूह बनता है वह जानते हैं कि आपका पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं आपकी आती हैं वह पाइथागोरस त्रिक होती हैं। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है
जिन तीन भुजाओं के द्वारा समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है उन्हें पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज का निर्माण जिन तीन भुजाओं के द्वारा होगा उन्हें हम पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। और देखिए समकोण त्रिभुज कुछ विशेष आपकी भुजाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा बन पाता है, इसलिए उनको याद रखा जाता है जिससे आप आसानी से समकोण त्रिभुज की भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस त्रिक याद रखने से समकोण त्रिभुज की भुजाएं बिना हल किए ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखिए पाइथागोरस त्रिक आप याद किए हैं तो पाइथागोरस त्रिक की सहायता से जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं बिना आप हल किए, बिना पेन आप लगाए आप बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगे अगर आप पाइथागोरस त्रिक याद कर लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए दिया है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करने वाले निश्चित भुजाएं होती हैं और वह त्रिक के रूप में होती हैं जिसे पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समकोण त्रिभुज का निर्माण करने वाली निश्चित भुजाएं होती हैं और वह त्रिक के रूप में होती हैं जिसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज का निर्माण करने के लिए जिन तीन भुजाओं का प्रयोग होता है वह निश्चित भुजा होती है, वह बदलती नहीं है और उन्हें याद कर लेते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। वह देखिए कौन कौन भुजा होती हैं वह आपके सामने है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दिया गया है। तो पाइथागोरियन देखिए आपको ट्रिपलेट आपको दिया है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दिया है। इन्हें आप लोग ध्यान से देखिए, इसके बाद हम इनका विश्लेषण करते हैं। यह देखिए आपको दिया क्या गया है, पाइथागोरियन। यह जानते हैं कि ट्रिपल्स आपको दिया है या पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दिया है। जो पाइथागोरस आपको त्रिक होता है मतलब समकोण त्रिभुज का निर्माण करने वाली जितनी भुजाएं होती हैं वह निश्चित होती हैं जो आपके सामने हैं। इन भुजाओं को देखिए अगर आप याद करते हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी आप कंपटीशन का पेपर देंगे उनमें समकोण त्रिभुज संबंधित अगर कोई भी सवाल रहेगा गारंटी है कि आप इन मानों की सहायता से बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। यह देखिए जितने भी आपको तीन संख्याओं के जानते हैं कि जो आपको समूह दिए गए हैं इन्हें पाइथागोरस त्रिक कहते हैं और यह ऐसे समूह हैं कि इनसे केवल समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। अब इनको याद करना पड़ेगा। तो इनमें आप जानते हैं कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। चलते इनको समझाते हैं इनको कैसे आपको याद करना है। देखिए यहां पर देखिए 3 दिया है, यहां पर देखिए आपको 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। अगर समकोण त्रिभुज में जो देखिए आपका लंब और आधार होता उनको आपस में बदल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्ण आपका फिक्स होता है। तो इतना दिमाग में आप बैठाएंगे तो जो तीसरी भुजा आपको दी गई है ये सब में आपको कर्ण दी गई है, बाकी आप लंब और आधार किसी को मान सकते हैं। तो इसमें हम यह ध्यान देंगे कि जानते हैं कि जो ऊपर वाली देखिए जो पहली भुजा आपको दी गई है यह देखिए सब पहली भुजा जो आपको दी गई है इनमें पहली भुजा को चाहे आप लंब मानिए चाहे आप आधार मानिए। यह जो दूसरी भुजा आपको दी गई है इसमें भी आप किसी को चाहे आधार मानिए चाहे किसी को आप लंब मानिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरी भुजा आपकी क्या होगी, तीसरी भुजा आपकी कर्ण होगी। इसमें देखिए जो आपको पहली सब भुजा आपको दी गई कामा के इसमें चाहे इनको आप लंब मानिए चाहे इनको आप आधार मानिए यह आपको ऊपर डिपेंड करेगा। और देखिए इसके बाद जो जानते हैं कि आपको दूसरी भुजा दी गई है
या आपका आधार मानिए या इसको आप लंब मान सकते हैं, लेकिन तीसरी भुजा आपकी फिक्स होगी, यह क्या होगी बोलिए, कर्ण होगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें जितनी आपकी पहली भुजाएं दी गई हैं यह सब आपकी या तो लंब हो सकती हैं या तो आधार हो सकती हैं। जो दूसरी भुजा आपको दी गई है यह या तो आधार हो सकती हैं या तो लंब हो सकती हैं, और जो तीसरी भुजा आपको दी गई है यह कर्ण केवल होगी। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। यह देखिए आपको पाइथागोरियन जो आपको दिया गया ट्राइपल से या पाइथागोरियन जो आपको ट्रिपलेट दिया गया है, यह आपको याद करना है। अगर देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब आपको देखिए 3 दिया है, आधार देखिए आपको 4 दिया है, उसका कर्ण कितना होगा, 5 होगा। या आपको आधार या लंब में से कोई आपको 3 दिया रहे, इसमें भी लंब या आधार में से कोई आपको 4 दिया रहे, तो उसका कर्ण क्या होगा, 5 होगा। देखिए अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया रहे, अगर उसमें लंब आपको 5 दिया रहे, आधार आपको 12 दिया रहे, तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। या कर्ण आपको 13 दिया रहे, आधार आपको 12 दिया रहे, तो उसका लंब 5 हो जाएगा। या लंब आपको 5 दिया रहे, आपको कर्ण 13 दिया रहे, तो उसका आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7, 24, 25 अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब 7 दिया है, आधार 24 दिया है, तो कर्ण 25 होगा। या आपको देखिए कर्ण 25 दिया है, लंब 7 दिया है, तो आधार 24 होगा। या आधार 24 दिया है, कर्ण 25 दिया है, तो लंब आपका 7 होगा। इसी प्रकार से 8, 15, 17 अगर देखिए लंब 8 है, आधार 15 है, तो कर्ण 17 होगा। अगर कर्ण 17 है, आधार 15 है, तो लंब आपका 8 होगा। इसी प्रकार से 9, 40, 41 दिया गया है। अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब आपको 9 दिया गया है, आधार आपको 40 दिया गया है, तो कर्ण आपका 41 होगा। अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब आपको 11 दिया गया है, आधार आपको 60 दिया गया है, तो कर्ण आपका 61 होगा। अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब या आधार में से कोई 12 दिया गया है, आधार या लंब में से कोई 35 दिया गया है, तो उसका कर्ण आपका 37 होगा। तो इसी प्रकार से ये जितनी आपको भुजाएं दी गई हैं, इनको आप समझ सकते हैं। अगर इनको आप याद कर लेते हैं, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, समकोण त्रिभुज से संबंधित कोई भी सवाल अगर रहेगा, आप अगर चुटकियों में नहीं लगा देंगे तो आप इस नियम को बेकार समझेंगे। तो यह जो नियम आपको हम बताई हैं, आपको बता रहे हैं कि इस नियम से समकोण त्रिभुज की अगर भुजाएं ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो बिना आप हल किए बता देंगे आंसर को। इसलिए इनको याद रखेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करते हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको यह याद करवाया जाता है। तो आप क्लास 10th में ही रहकर इसको तैयार कर लेंगे, तो आप समकोण त्रिभुज में कोई भी सवाल आएगा भुजा से संबंधित, तो आप उसे अवश्य हल कर ले जाएंगे। तो आप पहले से तैयार रहिए इसे तैयार करके। तो ऐसे देखिए, अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब आपका 48 है, आधार आपका 55 है, तो उसका कर्ण 73 होगा। या कर्ण 73 है, आधार 55 है, उसका लंब 48 होगा। या लंब 48 है, कर्ण आपको 73 दिया है, तो उसका आधार 55 होगा। इसी प्रकार से देखिए 20, 99, 101, 65, 72, 97, 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई भुजा आपको देखिए 2ab दी गई है, लंब या आधार में से कोई दूसरी भुजा आपको देखिए लंब या आधार में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी गई है, तो उसका कर्ण होगा ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर लंब या आधार में से 2x दिया गया है और लंब या आधार में से कोई x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो उसका कर्ण होगा x स्क्वायर प्लस है 1। इसी प्रकार से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर लंब आपका a है, आधार आपका b है, तो कर्ण आपका c होगा। यह है जो आपको
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको बता रहे हैं या पाइथागोरियन ट्रिपल्स जो आपको बता रहे हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद कर लेंगे, इनको धीरे धीरे आप याद करते रहेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको समकोण त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन मानों को आप याद रखेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद देखिए जो तीसरा नियम आपका आता है कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है तो त्रिभुज नहीं बनता है। अगर देखिए कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है तो त्रिभुज नहीं बनता है। तो इसमें देखिए अगर 5 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा, जो 15 से छोटा है, तो इन भुजाओं से आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो आज आप लोग 3 नियम सीखे त्रिभुज बनाने के लिए। अगर आपको भुजाएं दी रहती हैं, भुजाओं के आधार पर कैसे आप त्रिभुज बनाएंगे, तो अगर आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, अगर उनमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है तो त्रिभुज बनता है। अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तब भी त्रिभुज बनता है, तब समकोण त्रिभुज बनता है। और जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है तो त्रिभुज आपका नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 दिया गया है, 8 दिया गया 13, तो 5 8 जोड़ेंगे 13 होगा। यह 15 से छोटा है, इसलिए त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए इन चीज मतलब है कि इन नियमों को आप सीखे। तो आज दोस्तों आप लोग इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में आप लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में सीखे, त्रिभुज के प्रतीक के बारे में सीखे, त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में सीखे, त्रिभुज का अस्तित्व है या त्रिभुज बनाने के नियम के बारे में सीखे, जिनमें आपका 3 नियम था। पहला नियम था कि जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या तीसरी भुजा के बराबर होता है तो त्रिभुज बनता है। और दूसरा नियम सीखे, जब आपका 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तब भी त्रिभुज बनता है, तब समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनाने के निश्चित भुजाएं होती हैं, उनको देखिए त्रिक के रूप में याद करते हैं। पाइथागोरियन जो आपका ट्रिपलेट होता है उस रूप में याद करते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए जिन भुजाओं का प्रयोग किया जाता है वह भुजाएं निश्चित होती हैं, उन मानों को याद करते हैं। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित जो सवाल होते हैं वह बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा नियम सीखे कि जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है तो त्रिभुज नहीं बनता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देके समझाए, तो इतने चीजों के बारे में आपको सिखाया गया है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगे। अगर इनमें कोई भी चीज आपको दिक्कत करेगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो उस डाउट को हम अगले वीडियो में हल कर देंगे। आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों त्रिभुज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। जब भी आप त्रिभुज पढ़ते हैं तो कॉपी कलम लेके आप बैठा करिए, जितनी भी चीजें बताते हैं सब चीजों को नोट करते चलिए, तब जाके आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी। तो मैथ को तैयार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए कॉपी कलम लेकर बैठ के आपको पढ़ना पड़ेगा। मूवी की तरह आपको मोबाइल चलाकर या वीडियो को चलाकर नहीं देखना है। अगर आप वास्तव में विद्यार्थी हैं, वास्तव में अगर आप लोग टॉप करना चाहते हैं हाई स्कूल में और मैथ में आप 100 में 100 नंबर पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, शरीर को तपाना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा,
तब जाके आप मैथ में बेहतर कर पाएंगे, और मैथ आपका बेहतर होगा तो आप कंपटीशन के लिए बेहतर कंपटीटर बनेंगे और आप जल्द ही अपने नौकरी या सपने को साकार कर लेंगे, आप अच्छे मुकाम पर रहेंगे। तो त्रिभुज में जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं तो उम्मीद करते ही आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाइए, ताकि हम और भी मनोबल को बढ़ाकर और भी उमंग और जोश के साथ आपको और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो देने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइट डे टू ऑल ऑफ यू।